आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के साथ। जैसा कि मैंने कल और उससे पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था इस पे। इसे ज्योग्राफिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी कहते हैं। मैंने आपसे बताया था कि लगभग सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपने अपने जो टाइम स्केल्स हैं उनको डेवलप करते हैं। और हम जो है बेसिकली जिस टाइम स्केल की बात करते हैं ज्योग्राफी में, वो एक एक्चुअली ओवरऑल टाइम स्केल है जिसमें हम जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल चेंजेस सभी को इंक्लूड करते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है वो बेसिकली है क्या? So geographical time scale is a chronology of Earth, history of the Earth revealed by its rocks and fossils. यानी पृथ्वी का इतिहास है जिसके बारे में हमें किससे पता चलता है? उसकी चट्टानों से और उसके जीवाश्मों से। यानी हम पृथ्वी के इतिहास के बारे में जो भी जानकारी एकत्रित कर पाते हैं उसकी चट्टानों से और उसके जीवाश्मों से, उसे ही हम ज्योग्राफिकल टाइम स्केल कहते हैं। जैसा कि हमारा लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुआ था, हमारी जो पृथ्वी है वो करीब 4.7 बिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है, 470 करोड़ साल पुरानी है। संभवतः हो सकता है ये इससे भी ज्यादा पुरानी हो, लेकिन 4.7 बिलियन ईयर्स एक ऐसी एज है जिसपे हम सब लोग, ज्यादातर दुनिया में जो वैज्ञानिक हैं वो सहमत है। उसके बावजूद भी हम ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी की आयु कम से कम 350 करोड़ साल पुरानी है। यानी 3.5 बिलियन तो कम से कम 100% पृथ्वी ओल्ड है। जो भी हमें रॉक्स के सैंपल मिलते हैं, ओल्डेस्ट रॉक्स, वो इंडिकेट करते हैं कम से कम इतनी एज तो हमारे अर्थ की है ही है। अर्थ उससे भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। तो काफी लंबा समय है पृथ्वी का जो बीत चुका है। और एक पृथ्वी में जो हमारे फॉसिल्स हैं, चट्टान और फॉसिल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चट्टान बहुत सारी जानकारी देते हैं, रॉक्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे अर्थ के पास के बारे में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल सबसे पहले समझिए होते क्या हैं। जब कोई भी जीवित चीज, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हैं, एनिमल लाइफ हो या प्लांट लाइफ हो, उनमें से कोई भी जब जमीन के नीचे दब जाए, यानी बरी हो जाए जमीन के नीचे, तो धीरे धीरे होता क्या है, समय के साथ वो जो जीव हैं या वो जो पेड़ पौधे हैं वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन है जो होना चाहिए। अगर वो अवेलेबल है तो जो वो रिसता हुआ पानी है, वो पानी क्या करता है, बहुत सारे रॉक के मिनरल्स को उस बॉडी के अंदर से लेते हुए जाता है। और समय के साथ साथ वो जो बॉडी है उसके अंदर रॉक का कंटेंट इतना ज्यादा बन जाता है कि वो उसका शेप लेके फॉसिलाइज्ड हो जाती है। लेफ्ट साइड में आप ये डायनासोर्स का फॉसिल देख पा रहे होंगे। ये हमारा पेड़ का बीच में जो आप देख रहे हैं, ये पेड़ का फॉसिल है। और ये देखिए एक सीपी का फॉसिल है, मेरे पास भी एक सीपी का फॉसिल है। जब हमारी क्लासेस चलेंगी तो मैं आप लोगों को लाके दिखाऊंगा। तो जैसे ये जो डायनासोर्स हैं, हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी में आज से 6 साढ़े 6 करोड़ साल पहले जो थे वो डायनासोर्स रहा करते थे? बेसिकली हमें क्या मिले, डायनासोर्स के फॉसिल मिले। जब उनके हमें फॉसिल मिले तो हमने स्टडी किया और हमने पाया कि एक जीव थे जिन्हें हमने डायनासोर्स कहा, और वो पूरी पृथ्वी में लगभग पाए जाते थे। भारत में भी बहुत सारी जगहों से डायनासोर्स की जो फॉसिल्स हैं वो प्राप्त होते हैं। और बहुत प्रकार की प्रजातियां थी, तो डिफरेंट प्रकार की प्रजातियां हैं, वो डिफरेंट प्रकार के जो एनवायरनमेंट है उसमें रहा करती थी। बीच में आप पेड़ का फॉसिल देख रहे हैं। पेड़ का फॉसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो दुनिया में जो जीव होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, हर एक जो पेड़ पौधे हैं ये अपने एक खास एनवायरनमेंट में रहते हैं। कुछ पेड़ जो हैं वो वर्षा वन में पाए जाते हैं, कुछ पेड़ जो हैं वो ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कुछ पेड़ दलदली इलाकों में पाए जाते हैं, कुछ पेड़ जो होते हैं वो तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं, और कुछ खास प्रकार की जो वनस्पति वेजिटेशन होती है ये डेजर्ट में मिलती है। यानी हर एक एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए हर एक अलग अलग तरह की जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, वो मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कानपुर में आपने खुदाई की और आपको एक फॉसिल मिला। वो फॉसिल ऐसे पेड़ का है जो केवल ठंडे इलाकों में होते हैं। तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, उस फॉसिल की आप लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सारे मेथड से। और लाइफ कैलकुलेट करने के बाद अगर आप इस नतीजे पे निकले कि ये जो फॉसिल है ये करीब 4 करोड़ साल पुराना है, तो आप ये कह सकते हैं कि आज से 4 करोड़ साल पहले ये जो कानपुर और आसपास का क्षेत्र है इसकी जलवायु कैसी थी, ठंडी थी। उसके साथ कोई एक ऐसा जीव है जो केवल वर्षा वन में मिलता है, अगर उसका फॉसिल आपको यहाँ मिलता है तो आप उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी ना कभी कानपुर की जलवायु जी थी वो कैसी थी, वर्षा वनों जैसी जलवायु थी। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो फॉसिल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, और इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम अपने पृथ्वी के इतिहास को रीबिल्ड कर पाते हैं, उसको दोबारा से उसकी रचना कर पाते हैं और जान पाते हैं कि पास्ट में हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी थी, उसकी जलवायु कैसी थी, उसका जीवन कैसा था।
अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। अर्थ, जैसे हम इंसानों की एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जैसे यंग एज हो गई आपकी, चाइल्ड एज हो गई, एडल्ट एज हो गई, ठीक है। वैसे ही अर्थ को हम क्या करते हैं, एरा में बांटते हैं। तो अर्थ की जो एज की जो सबसे बड़ी यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग एरा कहते हैं। अब ये जो एरा है, ये अगर आप देखें तो हमारी जो पृथ्वी है उसमें बेसिकली 4 एरा आए, ठीक है। जैसे ये जो है यहाँ पे, ये जो गोला है ये रेड कलर का, ये दिखा रहा है पृथ्वी के प्रारंभ को, आज से 350 करोड़ साल पुराने, यानी कम से कम इतनी अगर हम मान लेते हैं कि पृथ्वी की आयु है तो आज से 350 करोड़ साल पहले पृथ्वी का प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया और ये आज का समय आया। तो ये जो लकीर है ये उस 350 करोड़ साल की सफर को दिखा रही है जो पृथ्वी ने पूरे किए हैं। तो इस सफर को, इस पूरे जर्नी को हम कितने भागों में बांटते हैं, हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे बड़े भाग को हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, जो कि 350 करोड़ साल से लेकर 57 करोड़ साल तक चला। उसके बाद दूसरा जो एरा आया उसे हम कहते हैं पैलियोजोइक एरा, जो 57 से 22.5 करोड़ ईयर्स तक चला। उसके बाद जो तीसरा एरा आया उसे मेसोजोइक एरा कहते हैं। मेसोजोइक एरा 22.5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ ईयर्स तक चला। और उसके बाद जो अगला एरा आया उसे हम कहते हैं सेनाजोइक एरा, और जो सेनाजोइक एरा है वो 6.5 करोड़ ईयर से लेकर आज तक चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है उसने एक लंबा सफर तय किया और ये 4 जो एरा है वो आए। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ी यूनिट है अर्थ की, उसे हम क्या कहते हैं, एरा कहते हैं। और उस एरा को, यानी जो एक एरा है उसे हम क्या करते हैं, 2 या उससे ज्यादा पीरियड्स में बांट सकते हैं। जैसे चाइल्डहुड अगर आप देखें तो उसको डिफरेंट जो है ग्रुप्स में हम बांट देते हैं। जैसे चाइल्डहुड में एक हो गया 1 से 6 महीना, 6 से 2 साल, 2 से 6 साल, 6 से 14 साल। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एरा को डिफरेंट पीरियड्स में बांटते हैं। तो आप एक एरा को 2 या उससे अधिक पीरियड्स में बांट सकते हैं। फिर फर्दर हम क्या करते हैं, पीरियड्स का भी सब डिवीजन करते हैं। जब हम पीरियड्स का सब डिवीजन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एपक्स कहते हैं। तो एक पीरियड में 2 या उससे ज्यादा एपक्स आए। इसके बाद भी हम फर्दर सब डिवीजन कर लेते हैं, उसमें स्केल्स आती हैं और दूसरी क्लासिफिकेशन आती है, लेकिन ज्योग्राफी के लिए हमें इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जो हमारा जो एपक है हम लोग वहीं तक पढ़ेंगे। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए। जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आपको और दिख सकती हैं, लेकिन जब आप पढ़ें तो आप ध्यान रखिएगा कि जो मैंने पढ़ाया है आप उसी पे ज्यादा फोकस करें। और कोई कंफ्यूजन होने पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि उस क्लासिफिकेशन और इस क्लासिफिकेशन में क्या अंतर है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पृथ्वी के सबसे पहले पीरियड के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। तो ये जो आपका प्री कैम्ब्रियन पीरियड है ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे लंबा पीरियड है, यानी सबसे लंबे समय तक कौन सा चला, प्री कैम्ब्रियन ही चला। प्री कैम्ब्रियन करीब 350 करोड़ साल से लेकर 57 करोड़ ईयर से, लगभग मोटे तौर पे लगभग 300 करोड़ साल का जो पीरियड है हमारी पृथ्वी का वो पूरा की पूरा प्री कैम्ब्रियन का है। प्री कैम्ब्रियन जो हमारा पीरियड है उसमें बेसिकली प्री कैम्ब्रियन हमारा जो एरा है उस एरा में 2 पीरियड्स आए। पहला जो पीरियड है उसे हम कहते हैं आर्कियोजोइक और जो दूसरा पीरियड है उसे हम कहते हैं प्रोटेरोजोइक। तो 2 पीरियड्स आए प्री कैम्ब्रियन एरा में, पहला आर्कियोजोइक और दूसरा प्रोटेरोजोइक। अब हम पढ़ेंगे पहले आर्कियोजोइक के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे प्रोटेरोजोइक के बारे में। सो आर्कियोजोइक अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी का सबसे पहला पीरियड था आर्कियोजोइक, जो करीब 350 करोड़ ईयर्स से लेकर 250 करोड़ ईयर्स तक चला। लगभग 100 करोड़ साल तक जो समय चला उसे हम क्या कहते हैं, आर्कियोजोइक कहते हैं। आर्कियोजोइक में बस हमारी जो पृथ्वी है वो अभी अभी सूर्य से अलग हुई है, तो बहुत ही ज्यादा गर्म है और साथ में बहुत सारी ज्वालामुखी गतिविधियां हो रही हैं। और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई वैसे वैसे पृथ्वी का आकार भी कम हुआ, क्योंकि वो ठंडी होके क्या हुई, ठोस हुई। पहले वो ठोस नहीं थी जब वो सूर्य से अलग हुई थी। तो इस तरीके से पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, बहुत सारी ज्वालामुखी गतिविधियां थी। ये जो पीरियड है इसे हम आर्कियोजोइक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ग्रीक टर्म है आर्कियन, ठीक है, उससे लिया गया है और इसका मतलब होता है ओरिजिन या बिगिनिंग, प्रारंभ या शुरुआत, ठीक है। तो हमारा जो पहला पीरियड आया उस पीरियड में जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, शुरुआत में हमारी पृथ्वी में पानी नहीं था। जो पानी था भी, हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसको रोक पाए और वो धीरे धीरे स्पेस में चला गया। हमारी पृथ्वी में पानी कैसे आया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बेसिकली 2 थ्योरीज हैं इसकी। एक को हम कहते हैं
मिलियन ईयर रेनफॉल, ठीक है। यानी जब हमारी पृथ्वी संकुचित होकर ठंडी होने लगी तो जो भी हमारा जो एटमॉस्फेयर बना उसमें जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने बरसना शुरू किया, और कहते हैं कि 1 मिलियन यानी 10 लाख साल तक लगातार बारिश होती रही पृथ्वी में, ठीक है, मिलियन ईयर्स ऑफ रेनफॉल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने लंबे समय तक बारिश होने के बाद भी वो पानी इतना नहीं था कि पृथ्वी के सागरों को भर पाए। बचा हुआ आधा पानी कहां से आया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। माना जाता है कि पृथ्वी में हमारे जो भी आपने पता होगा बहुत सारे धूमकेतु आते हैं और पृथ्वी से टकराते हैं। हाल ही में एक धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरा है, और अगर आपने ध्यान दिया तो उसकी पूंछ होती है, बेसिकली एक टेल होती है धूमकेतु की। तो ज्यादातर धूमकेतु की टेल होती है। वो टेल क्या होती है, बेसिकली धूमकेतु में बहुत सारी बर्फ होती है, और जैसे जैसे वो धूमकेतु सूरज के पास आता है उसकी बर्फ पिघलती है और पानी पीछे छूटता चला जाता है। तो वही पानी से छूटी हुई टेल है वो आपको दिखाई देती है। माना जाता है कि पृथ्वी में जो बचा हुआ आधा पानी है वो धूमकेतुओं द्वारा लाया गया, यानी पृथ्वी से धूमकेतु आए, टकराए, और जो पानी उन धूमकेतु में था वो पृथ्वी को मिल गया। इस तरीके से पृथ्वी में पानी की जो मात्रा है जो आज पाई जाती है वो मिली। वो पानी जो आज आप पृथ्वी में पीते हैं, ये सभी के सभी पानी आप मान के चलिए कि ये पृथ्वी से भी ज्यादा पुराना है। यानी आप अरबों वर्ष पुराना पानी पी रहे हैं, जो बेसिकली हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी जो आउटर रिंग है, जो क्यूपलर बेल्ट कहते हैं, वहां से ये सारा की सारा पानी पृथ्वी में आया है। ये जो पीरियड था इसमें बहुत सारे पर्वतों का भी निर्माण हुआ, लेकिन खास बात ये है कि उस समय जिन भी पर्वतों का निर्माण हुआ वो पर्वत ऐसे पर्वत थे जो आज नहीं पाए जाते, क्योंकि वो पर्वत हवा द्वारा और पानी द्वारा, एयर और जो आपकी रनिंग वाटर है उसका जो इरोजन होता है, अपर्दन होता है, उस अपर्दन के कारण क्या होता है, सारा के सारे जो पर्वत है वो क्या हो गया, वो इरोड हो गया, अपर्दित हो गया, ठीक है। तो वो पर्वत जो प्री कैम्ब्रियन एरा में बने थे वो पर्वत आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका क्या हो चुका है, अपर्दन हो चुका है। ये जो हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा था, इसी में सबसे पहले हमारी पृथ्वी का एक महाद्वीप बना, एक बहुत विशाल महाद्वीप। जैसे आज के जो सारे महाद्वीप हैं अगर आप उनको जोड़ दें, कॉन्टिनेंट्स को जोड़ दें, तो एक सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। तो सबसे पहले पृथ्वी में एक सुपर कॉन्टिनेंट बना। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था रोडिनिया। तो पृथ्वी का जो पहला सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम क्या था, रोडिनिया। आगे चल के आप पेंजिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जियोलॉजी और ज्योग्राफी की। पेंजिया जो है वो सेकंड सुपर कॉन्टिनेंट था। पहला सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था, रोडिनिया था, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद ही हमारा जो आर्केजोइक पीरियड था, एक्चुअली शुरुआती आर्केजोइक जो पीरियड था उसमें बिल्कुल भी आपकी जो ऑक्सीजन थी हमारे एनवायरनमेंट में नहीं थी। और जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में होती तो एनवायरनमेंट बहुत ही हमारा जो होता वो डेंजरस होता, क्योंकि ऑक्सीजन बेसिकली क्या करती है, कंबस्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। तो क्योंकि वो कंबस्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है वो एक खतरनाक गैस हुई। और ये जो गैस है ये काफी बाद में विकसित हुई। और ये दूसरी बात है कि पृथ्वी का जो पूरा जीवन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आसपास घूमता है। ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है लगभग सभी जीवन के लिए पृथ्वी में। तो ऑक्सीजन जो है वो बाद में बनी। तो ऑक्सीजन बाद में बनी। ऑक्सीजन कैसे बनी आपको पता होगा। ऑक्सीजन बनने का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो एक प्रक्रिया है जिसको आपने सबने बचपन में पढ़ा होगा अपने हाई स्कूल और इंटर में, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और उसके बाद उससे अपना मेटाबॉलिज्म बनाते हैं, और साथ में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो आपके जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यानी आपके जो पेड़ पौधे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन के लिए। सबसे पहले हमारा एक बेसिकली एक साइनोबैक्टीरिया उसे हम कहते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गे होती है। ये सबसे नीचे राइट साइड में आप इमेजेस देख रहे होंगे, ये बेसिकली साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये साइनोबैक्टीरिया बेसिकली ग्रुप इसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं ये पहले माइक्रोब्स थे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करते थे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते थे और ऑक्सीजन को बेसिकली रिलीज करते थे। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीजिंग साइनोबैक्टीरियाज हैं, इन्होंने सबसे पहले हमारे पृथ्वी में ऑक्सीजन को इंजेक्ट करना शुरू किया, यानी ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू किया। और साइनोबैक्टीरिया के साथ ही धीरे धीरे हमारी जो पृथ्वी है उसमें ऑक्सीजन जो है वो बिल्टअप होने लगा। ये जो साइनोबैक्टीरिया के जो फॉसिल्स बाद में पाए जाते हैं, देखिए समुद्र के किनारे ये सारे पत्थर जो आपको दिख रहे हैं, बेसिकली ये जो चट्टाने हैं ये क्या है, ये जीवाश्म है किसका, साइनोबैक्टीरिया का। और ये जो साइनोबैक्टीरिया का जीवाश्म है इसे हम स्ट्रेमेटोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेमेटोलाइट्स कहते हैं।
तो बेसिकली स्टेमेटोलाइट्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी की जो एक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्राइमरी सोर्स है हमारी पृथ्वी में ऑक्सीजन के। यहाँ आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो सारी की सारा आपको चट्टानें दिखाई दे रही हैं, ये फॉसिलाइज क्या है, साइनोबैक्टीरिया हैं ये, और ये लेयर अपॉन लेयर, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर बनती चली जाती है, और साइनोबैक्टीरिया जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से बेसिकली साइनोबैक्टीरिया जो है वो जो है पृथ्वी में उनकी शुरुआत हुई, मतलब उनके द्वारा ऑक्सीजन की शुरुआत पृथ्वी में हुई। उसके बाद आपका दूसरा जो पीरियड था उसकी शुरुआत हुई, जिसे हम कहते हैं प्रोटोजोइक। ठीक है, जो आपका प्रोटोजोइक पीरियड है, ये पीरियड जो है ये पीरियड जो है ये बेसिकली इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी जितना भी ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी में एक्यूमुलेट हुआ, ज्यादातर जब कब हुआ, प्रोटोजोइक पीरियड में हुआ। प्रोटोजोइक पीरियड में बहुत सारे जो जीव थे वो ऐसे थे जो ऑक्सीजन रिलीज करते थे, और इस तरीके से प्रोटोजोइक पीरियड में ऑक्सीजन का बिल्टअप हुआ पृथ्वी में, जिसकी वजह से आगे चल के जो डाइवर्स लाइफ सिस्टम है वो अर्थ में आया। शुरुआत में हमारे पास बस कुछ इनवर्टिब्रेट जीव थे, जैसे जेलीफिश, स्पॉन्ज, वॉर्म। ये जो स्पॉन्ज है आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्पॉन्ज की तस्वीर है, येलो येलो, नीचे सारी जेलीफिश है, वॉर्म आप सबने देखा होगा। तो ये शुरुआती जीव हैं जो पृथ्वी में आए बिल्कुल शुरुआत में, और इंटरेस्टिंगली ये आज भी हमारे पृथ्वी में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्कियोजोइक जो पीरियड था उसकी शुरुआत में पृथ्वी क्या थी, बॉल ऑफ फायर कहा जाता था, वो इतनी गर्म थी उसे हम क्या कहते थे, बॉल ऑफ फायर। लेकिन वहीं प्रोटोजोइक पीरियड के अंत तक हमारी जो पृथ्वी थी वो इतनी ठंडी हो गई कि उसे हम क्या कहने लगे, उसे हम स्नो बॉल कहने लगे। तो वो पृथ्वी जो प्री कैम्ब्रियन एरा के शुरुआत में बहुत गर्म थी और जिसे हम बॉल ऑफ फायर कहते थे, वही पृथ्वी प्री कैम्ब्रियन एरा के अंत में आते आते क्या हो गई, स्नो बॉल हो गई। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी ने एक लंबा सफर तय किया बॉल ऑफ फायर से स्नो बॉल का, और ये सारे की सारा प्री कैम्ब्रियन पीरियड में खत्म हो गया। पृथ्वी में जब भी बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ पाई जाने लगती है और पृथ्वी की जलवायु ठंडी हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं आइस एज। मैं उम्मीद करता हूँ आपने एक बहुत ही फेमस कार्टून मूवी है आइस एज, आप सबने देखी होगी, एनिमेशन मूवी है। तो वो जो आइस एज जो मूवी है वो बेसिकली उस टाइम के लाइफ को दिखाती है जब पृथ्वी में ग्लेशियर्स हर तरफ पाए जाते हैं। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि हम इंसान हालांकि पृथ्वी की उम्र में बहुत बाद में आए, लेकिन उसके बावजूद भी कई जो आइस एज हैं उनको हमने फेस किया है, और बहुत एक्सटेंशन होता है आइस एज में, यानी बड़े लेवल पे प्लांट और जो एनिमल लाइफ है वो आइस एज के टाइम क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो वो आइस एज जो इस पीरियड में प्री कैम्ब्रियन के अंत में आई, उसे हम प्री कैम्ब्रियन आइस एज या उसे हम प्री कैम्ब्रियन ग्लेशिएशन कहते हैं। ग्लेशिएशन शब्द जो है वो ग्लेशियर से बना है, और ग्लेशियर्स के बारे में आप सबने सुना होगा, और ग्लेशियर्स के बारे में हम बाद में बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो प्री कैम्ब्रियन जो एरा है उसके अंत में क्या आया, ग्लेशिएशन आया, और हमारी पूरी पृथ्वी जो है वो बर्फ से ढक गई। वास्तविकता में ये अकेला मौका था जब हमारी पूरी पृथ्वी में बर्फ जम गई थी। पृथ्वी में शायद कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा था जहां बर्फ ना पाई जाती हो। और ये जो प्री कैम्ब्रियन ग्लेशिएशन है, ये माना जाता है कि करीब 2 करोड़ साल तक चली। और पृथ्वी के बारे में खास बात यह है कि अगर किसी एक समय में पूरी पृथ्वी में अगर बर्फ आ जाए, पूरी पृथ्वी में बर्फ जम जाए, तो पृथ्वी के ठंडे होने और गर्म होने की एक प्रक्रिया है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे जब आपको मैं एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो जब भी पूरी पृथ्वी में बर्फ जम जाती है तो पृथ्वी एक्चुअली एक ऐसे ट्रैप में चली जाती है जिससे वो खुद ब खुद दोबारा नहीं निकल सकती। फिर माना जाता है कि प्री कैम्ब्रियन ग्लेशिएशन के अंत में एक बहुत ही बड़ा जो वॉल्केनो है, जिसे हम सुपर वॉल्केनो कहते हैं, और जिनके बारे में हम वॉल्केनोस जब क्लास पढ़ेंगे कुछ दिनों में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक बहुत ही बड़ा सुपर वॉल्केनो फटा, और सुपर वॉल्केनो ने बहुत बड़ी मात्रा में जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिन्हें हम कहते हैं, जो गैसेस पृथ्वी को गर्म करती हैं, उन ग्रीन हाउस गैसेस को हमारे जो वायुमंडल है उसमें क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, जिसके कारण जो बर्फ है पिघल गई, और फिर से जो पानी है वो पृथ्वी में आया, और पृथ्वी का जो जीवन है वो आगे की तरफ बढ़ा। तो इस तरीके से जो प्री कैम्ब्रियन जो ग्लेशिएशन वाला पीरियड है उसके साथ प्री कैम्ब्रियन जो एरा है वो खत्म हुआ। खास बात यह है कि जो प्री कैम्ब्रियन एरा है इसके बारे में जो हमारी जानकारी है वो बहुत ही सीमित है, और वो सीमित जानकारी की बहुत सारी वजह है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्री कैम्ब्रियन एरा खत्म हुआ और आपका दूसरा जो एरा है उसकी शुरुआत हुई, और ये जो एरा है इस एरा को हम कहते हैं पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा जो है वो बेसिकली उसमें जो है वो 5 पीरियड्स आए, और एक एक करके सभी पीरियड्स को हम लोग पढ़ेंगे। जो पैलियोजोइक एरा है ये 57 करोड़ ईयर से लेकर 22.5 करोड़ ईयर्स तक चला, लंबे समय तक ये चला।
और इसमें जो सबसे पहला पीरियड आया, इस पीरियड का नाम है कैम्ब्रियन। क्या नाम है इसका? कैम्ब्रियन। और जो कैम्ब्रियन पीरियड है ये कब तक चला? ये 7 करोड़ साल तक चला कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। तो कैम्ब्रियन पीरियड 7 करोड़ साल तक चला। अगर आपको पूछा जाए कि कैम्ब्रियन का समय क्या है तो आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो पहले जो है वो 57 करोड़ ईयर से लेकर 22.5 करोड़ ईयर्स तक है। कैम्ब्रियन 7 करोड़ साल चला, यानी कैम्ब्रियन कब तक था, कब से कब तक था? 50 करोड़ से लेकर 57 करोड़ ईयर्स के जो बीच का समय है, ये किसका समय हुआ? कैम्ब्रियन का समय हुआ। तो कैम्ब्रियन जो आपका है वो 7 करोड़ साल तक चला। कैम्ब्रियन के बारे में खास बात ये है कि मैंने आपको जीवाश्म के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया था। तो जो जीवाश्म है उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जीवाश्म जो है वो केवल एक प्रकार की चट्टानों में बनते हैं जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टाने। अब चट्टाने कितने तरह की होती हैं और उनकी विशेषताएं भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो अवसादी चट्टाने होती हैं केवल उनमें ही जो आपके फॉसिल्स हैं उनका निर्माण होता है। जो अग्नेय चट्टाने होती हैं यानी जो ज्वालामुखी से बनती हैं उसमें फॉसिल्स का निर्माण नहीं होता है, उसमें जीवाश्म नहीं बनते हैं। तो हमारी पृथ्वी में जो सबसे पुरानी सेडिमेंट्री रॉक मिलती है वो कब की मिलती है? वो कैम्ब्रियन की मिलती है। तो कैम्ब्रियन से पुरानी सेडिमेंट्री रॉक पृथ्वी में नहीं मिलती है। और क्योंकि कैम्ब्रियन से पुरानी सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टानें पृथ्वी में नहीं मिलती हैं, इसलिए कोई भी फॉसिल कैम्ब्रियन से पुराना नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि कैम्ब्रियन के बाद का तो हमें बहुत कुछ पता है क्योंकि बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं जो पृथ्वी के इतिहास के बारे में बताते हैं। लेकिन कैम्ब्रियन से पहले के बारे में जो हमारी जानकारी है वो बहुत ही सीमित है क्योंकि उससे पहले के जो फॉसिल्स है वो मिलते ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले अवसादी चट्टानों का निर्माण नहीं हुआ, या अगर हुआ भी तो वो आज वो चट्टाने, वो अवसादी चट्टाने आज की तारीख पे नहीं मिलती है। तो इस तरीके से जो भी समय कैम्ब्रियन से पहले का है इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन कहते हैं, ठीक है। तो पहला एरा कौन सा था? प्री कैम्ब्रियन। यानी कैम्ब्रियन पीरियड से पहले का जो समय है उसे हम क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। क्यों? क्योंकि कैम्ब्रियन के बाद में हमें जानकारी है, उससे पहले की बहुत ज्यादा जानकारी हमको नहीं। तो इस तरीके से जो कैम्ब्रियन पीरियड था, कैम्ब्रियन पीरियड जब मैंने आपको बताया था, प्री कैम्ब्रियन के अंत में क्या हो गई थी? पृथ्वी ठंडी हो गई थी, एक आइस एज आ गई थी। लेकिन प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन की शुरुआत जैसे ही हुई वैसे ही हमारी पृथ्वी क्या होने लगी? फिर से गर्म होने लगी। और पृथ्वी जैसे ही गर्म होने लगी, जो एवोल्यूशन था, उत्पत्ति थी, उसने अपनी रफ्तार को फिर से पकड़ा। और जो हमारे जीव थे, अब ये जो जीव होने लगे वो क्या हो गए? डाइवर्स होने लगे। अगर आप एवोल्यूशन को समझिएगा तो एवोल्यूशन की शुरुआत बहुत ही सिंपल होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से होती है, फिर मल्टीपल सेल्स बनते हैं, फिर और विशेषताएं आती हैं, फिर और विशेषताएं आती हैं। धीरे धीरे जो लाइफ होती है उसमें वैरायटी और डाइवर्सिटी आती है। तो आज जो पृथ्वी में जीवन की जो वैरायटी और डाइवर्सिटी है ये करोड़ों साल में पैदा हुई, धीरे धीरे धीरे। तो इस तरीके से जलवायु फिर से जैसे ही गर्म हुई और सुटेबल हुई, हमारे जो जीव हैं उन्होंने फिर से रिप्रोड्यूस करना शुरू किया, डिफरेंट टाइप के जो जीव थे वो इवॉल्व होना शुरू किए, और जो लाइफ है वो और फ्लोरिश होने लगी, ठीक है। और इस समय तक वो समय है जब जो ऑर्गेनिज्म है लगभग हमारे पूरे ओशंस में और आसपास के इलाके में पाए जाने लगे, जो जीव जंतु हैं वो पाए जाने लगे। यही वो समय है सबसे पहले जब मोलस्कस जो है वो अपीयर हुए। मोलस्कस ये देख रहे हैं ना आप, ये सारा सीप वाला, इसे हम मोलस्कस कहते हैं, ये अपीयर हुए, ठीक है। शुरुआत में जो थे उनके किसी का शेल नहीं था, क्योंकि लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन, अगर आपने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो जीव क्या करते हैं? अपने आप को बेहतर बनाते हैं। तो अपने आप को दूसरे जीवों से बचाने के लिए उन्होंने अपने अंदर शेल डेवलप किया, सांपों ने अपने अंदर जहर डेवलप किया, फिर बोन्स डेवलप किए, और बहुत सारा जो एवोल्यूशन है वो हुआ। तो इस तरीके से जीव थे वो कॉम्प्लेक्स होने लगे धीरे धीरे। कैम्ब्रियन ही वो समय है जो सबसे पहले पृथ्वी में फिशेस अपीयर हुए, यानी पृथ्वी में जो मछलियां आई वो सबसे पहले कब आई? कैम्ब्रियन पीरियड में आई। तो कैम्ब्रियन पीरियड में मछलियों का प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा, प्रारंभ हुआ। एज ऑफ फिशेस नहीं है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में क्या है? मछलियों की बस शुरुआत हुई है। कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि अचानक से कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुई? जो जीवन था वो पूरी पृथ्वी में पाया जाने लगा। प्री कैम्ब्रियन तक वो समुद्र के कुछ इलाकों तक सीमित था, लेकिन कैम्ब्रियन में वो पूरी पृथ्वी में, हमारे महाद्वीपों में और हमारे समुद्रों में जो जीवन है वो दिखने लगा, ठीक है। तो ये जो जीवन है, ये जो अचानक से जीवन पृथ्वी में आया और चारों तरफ फैलने लगा, इसको हम कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। क्या कहा जाता है? कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। तो यानी पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति होना और अचानक से पूरी पृथ्वी में जीवन हर तरफ पाया जाने लगना,
इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। तो याद रखिएगा, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का मतलब कोई विस्फोट नहीं है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है, जीवन का विस्फोट, यानी जीवन पूरी पृथ्वी में हर तरफ चारों तरफ क्या होने लगा, दिखने लगा। ठीक है, आपका जो अगला पीरियड आया वो आया ओडोविशियन। ठीक है, ओडोविशियन पीरियड जो है वो आया, चला लगभग 7 करोड़ साल, यानी 43 करोड़ ईयर से लेकर 50 करोड़ ईयर्स के बीच में जो दूसरा जो पीरियड था वो चला। ओडोविशियन आपका पीरियड वो पीरियड है जब आपका जो जलवायु थी वो अभी भी गर्म थी, यानी कैम्ब्रियन में जो जलवायु गर्म थी वो जलवायु अभी भी गर्म थी। रिच एनिमल लाइफ, यानी जो जो जीवन है वो बहुत ही रिच था और पूरी पृथ्वी में लगभग हर जगह जो है वो पाए जाने लगा। ठीक है, ओडोविशियन के बारे में खास बात यह है कि जो ओडोविशियन पीरियड था, ओडोविशियन पीरियड में फिर से हमारी पृथ्वी क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। एक जो हिमयुग है उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी हिमयुग आता है, ठंडा पीरियड आता है, ठंडे पीरियड के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि ठंडे पीरियड में जो लाइफ है वो एक्सटिंक्ट होती है, यानी जो जीवन होता है वो खत्म होने लगता है। पृथ्वी में जीवन के लिए हमें क्या चाहिए, गर्म जलवायु चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, लेकिन हाँ हल्की गर्म चाहिए हमें। और ठंडी जलवायु में जो जीवन है वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है। तो जब भी हमारे पृथ्वी की जलवायु ठंडी होती है तो हमारी पृथ्वी में एक्सटिंक्शन होता है, यानी जीव क्या होने लगते हैं, लुप्त होने लगते हैं। इस घटना को हम लोग एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन इवेंट। तो वो इवेंट जो ओडोविशियन में हुई, जब हमारी पृथ्वी हमारी फिर से जो होने लगी वो ठंडी होने लगी, तो एक एक्सटिंक्शन इवेंट आई, जिस एक्सटिंक्शन इवेंट को हम कहते हैं ओडोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट। एक्चुअली ये जो पीरियड आप देख रहे हैं ओडोविशियन, इसका अगला पीरियड सिल्यूरियन है। तो ये जो एक्सटिंक्शन इवेंट है ये ओडोविशियन और सिल्यूरियन दोनों में चलती रही, इसलिए इस घटना को हम क्या कहते हैं, ओडोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट्स। ये एक आप देख रहे हो नीचे, ये ट्राइलोबाइट्स हैं। ठीक है, तो ये ट्राइलोबाइट्स हैं, इनके फॉसिल्स दुनिया भर में मिलते हैं। ट्राइलोबाइट जो है वो कैम्ब्रियन में आ गए थे। ठीक है, लेकिन ट्राइलोबाइट्स जो हैं वो ओडोविशियंस तक आते आते वो क्या होने लगे, कंप्लीटली खत्म हो गए। खासकर ये दो तरह के ट्राइलोबाइट्स जो हैं, ये दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए। ओडोविशियन पीरियड में बेसिकली कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड हुआ, यानी जो आपकी वनस्पति थी, ठीक है, वो क्या होने लगी, वो समुद्र के किनारे से बढ़ के कॉन्टिनेंट में, जो समुद्र के किनारे वाले इलाके थे यही रेस थे, लेकिन वो क्या होने लगी, अब किनारे इलाके और फिर और अंदर के इलाके हैं उनकी तरफ जो आपकी लाइफ थी वो बेसिकली क्या होने लगी, स्प्रेड होने लगी। इसके बाद जो आपका अगला जो पीरियड आया इसे हम कहते हैं सिल्यूरियन। सिल्यूरियन पीरियड जो है वो 3.5 करोड़ ईयर्स तक चला। सिल्यूरियन पीरियड जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओडोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन। ओडोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन यानी जब ओडोविशियन में हमारी पृथ्वी की जलवायु ठंडी होने लगी तो ओडोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन हुआ। इस एक्सटेंशन में लगभग 60% जो मरीन स्पीशीज हैं वो वाइप्ड आउट हो गई, यानी 60% जो हमारी समुद्र की जो स्पीशीज हैं वो इस एक्सटेंशन इवेंट में क्या हो गए, खत्म हो गए, जब पृथ्वी क्या हुई, ठंडी हुई। ठीक है, साथ ही में जो आपका सिल्यूरियन पीरियड है, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। क्या कहते हैं, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब वो जीव जिनके क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे कि हम इंसान। ठीक है, हमारी क्या होती है, बेसिकली हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो ये वो पीरियड जब जब क्या आए, वर्टिब्रेट्स आए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जब तक आप पानी में रहते हैं आपका काम चल जाता है, आपको मजबूत शरीर की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही एक बार आप पानी से निकल के जमीन में चलने लगते हैं तो आपको एक मजबूत शरीर की जरूरत है। और एक मजबूत शरीर कैसे मिलेगा, एक मजबूत शरीर तब मिलेगा जब एक बीच में आपके रीढ़ की हड्डी हो जो पूरे बॉडी को आपको क्या करे, सपोर्ट करे। तो ये क्या है, एवोल्यूशन है। तो इस एवोल्यूशन में जो जीव थे उन्होंने क्या विकसित की, रीढ़ की हड्डी विकसित की, और इस रीढ़ की हड्डी ने उनको मौका दिया कि वो महाद्वीपों में अंदर तक की यात्रा करें। और इस तरीके से जो जीव जंतु हैं वो तटीय क्षेत्रों से कहाँ पहुंचे, महाद्वीपों के अंदर में पहुंचे। तो इसीलिए हम सिल्यूरियन को क्या कहते हैं, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जलवायु हमारी ठंडी हो ही रही थी और इसी पीरियड में एक दूसरी पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई। पहले कब हुई थी, प्री कैम्ब्रियन में, लेकिन प्री कैम्ब्रियन के पर्वत अब नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी जो पर्वत निर्माणकारी हलचलें शुरू हुई, इन हलचलों का हमने नाम दिया कैलेडोनियन मूवमेंट। क्या दिया, कैलेडोनियन मूवमेंट। कैलेडोनियन मूवमेंट जो है वो सिल्यूरियन में स्टार्ट हुई और अगले पीरियड्स में भी चलती रही। ठीक है, और उसने बहुत सारे पर्वतों जो है उनका निर्माण किया। उसके बाद जो अगला पीरियड आया इसे हम कहते हैं डेवोनियन।
डेवोनियन पीरियड कब तक चला? 5 करोड़ साल तक आपका डेवोनियन पीरियड चला। और जो आपका डेवोनियन पीरियड है, डेवोनियन पीरियड को हम लोग कहते हैं एज ऑफ फिशेस, ठीक है। यानी अब हमारे पूरे जो समुद्र हैं उनमें क्या पाई जाने लगी? मछलियां जो हैं वो पाई जाने लगी। यानी सर्टेनली डेवोनियन वो पीरियड है जब क्लाइमेट क्या है? बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है ओशन लाइफ के लिए। तो ओशन लाइफ बहुत ही रिच हो गई, मछलियां पूरी दुनिया में समुद्रों में पाए जाने लगी, ठीक है। डेवोनियन पीरियड जो था वो फिर से डेवोनियन पीरियड में हमारी पृथ्वी क्या हो गई? गर्म हो गई, और पृथ्वी इतनी गर्म हो गई कि शायद ही कहीं पे बर्फ पृथ्वी में पाई जाती थी, ठीक है। तो डेवोनियन पीरियड फिर से कैसा जलवायु थी? गर्म जलवायु थी, ठीक है। उसके बाद आए हमारे वस्कुलर प्लांट्स। ये जितने भी प्लांट्स आप लोग पेड़ देख रहे हैं जिसमें पानी नीचे से ऊपर रिस के जाता है, ये सारे क्या हैं? वस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है। अब ये जो वस्कुलर प्लांट्स हैं इन्होंने घने जंगलों का निर्माण करना शुरू किया डेवोनियन पीरियड में पृथ्वी में। धीरे धीरे समुद्र तट से महाद्वीपों के बीच में चलते गए और बहुत सारे घने जंगलों का इन्होंने निर्माण किया। साथ में आपको मैंने बताया था कि इससे पहले वाला जो पीरियड था यानी सिल्यूरियन में पर्वत निर्माणकारी हलचलें शुरू हुई थी, जिनको हम क्या कहते हैं? कैलेडोनियन। ये कैलेडोनियन मूवमेंट जो है वो डेवोनियन पीरियड में भी चलती रही, और फिर इस पीरियड में क्या बने? हमारे बहुत सारे पर्वत बने। तो इन पर्वतों को हम क्या कहते हैं? डेवोनियन माउंटेन्स कहते हैं, सॉरी कैलेडोनियन माउंटेन्स कहते हैं। ये जो कैलेडोनियन मूवमेंट्स में बने, तो जब जब ये जो माउंटेन्स हैं ये आज के पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वत हैं। जैसे एग्जाम्पल अपलेशियन, महादेव, सतपुड़ा, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, अरावली, ये पर्वत क्या है? दुनिया के सबसे पुराने पर्वत हैं जो आज अस्तित्व में हैं। और ये कौन सी मूवमेंट में बने? कौन सी हलचलों में बने? ये कैलेडोनियन हलचलों में बने। इसमें भी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो सबसे पुरानी मानी जाती है इन सब में भी, ठीक है। तो पैलेजोइक एरा में आपका जो डेवोनियन पीरियड है, सिल्यूरियन डेवोनियन पीरियड, इसमें कैलेडोनियन पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई, और इन पर्वत निर्माणकारी हलचलों में आपके अपलेशियन, महादेव, सतपुड़ा, स्कैंडिनेवियन और अरावली जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। इसमें भी जो अरावली पर्वत श्रृंखला हिंदुस्तान में, इंडिया में है, ये दुनिया की, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इसे माना जाता है। इसके बाद अगला पीरियड आया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिफेरस कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है, और ये वो पीरियड है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। हमारी पृथ्वी में आज जो भी कोयला पाया जाता है वो कोयला किसकी वजह से पाया जाता है? वो कार्बोनिफेरस पीरियड की वजह से पाया जाता है। कार्बोनिफेरस पीरियड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेवोनियन पीरियड में हमारी पृथ्वी की जलवायु फिर से गर्म होने लगी थी, और वो जो जलवायु है कार्बोनिफेरस में वो ठीक गर्म हो गई, ठीक ठाक गर्म हो गई। और इस टाइम की गर्मी थोड़ा सा अलग थी। ये गर्मी कैसे थी? पृथ्वी की जलवायु गर्म और नम थी, यानी पृथ्वी में बहुत गर्मी थी, साथ में नमी भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो जैसे अब हमारे यहाँ जब मानसून चल रहा है, जैसे इस टाइम मौसम कैसा है? बहुत ही गर्म और बहुत नमी भरा, ठीक है। खूब बारिश होती है और खूब गर्मी होती है। तो आप कहीं पे भी निकल जाइए शहर से बाहर, आप लोग क्या देखेंगे? हरे भरे पेड़ पौधे देखेंगे। तो ठीक वैसी ही जलवायु उस समय कार्बोनिफेरस में पृथ्वी की थी, और उससे आप उस गर्मी और उस नमी की मात्रा को बस बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, कई टाइम्स बढ़ा दीजिए, तो वैसी जलवायु पृथ्वी में पाई जाती थी। तो इस समय बहुत सारे आपके दलदल थे, बहुत नमी थी और बहुत गर्मी थी। और अगर आपको पता हो तो नमी और गर्मी किसके लिए बहुत अच्छी है? प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं अगर गर्मी और नमी दोनों मिल जाए, क्योंकि वो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करते हैं और पानी की उनको खाने के लिए जरूरत है, उनके फूड है बेसिकली। तो इस तरीके से हमारी पूरी पृथ्वी में जो कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या पाया जाने लगा? जंगल पाया जाने लगा, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट पाया जाने लगा। अब ये घना जंगल आपने शायद देखा ना हो, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कुछ घने जंगल, जैसे जायरे के जंगल हैं, या जो अमेज़न जंगल हैं, या इंडोनेशिया के जो रेन फॉरेस्ट हैं, ये बहुत घने होते हैं। यहाँ जो पेड़ के जो आकार होता है वो हमारे जो पेड़ के आकार हैं इनसे बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी पूरी पृथ्वी में क्या पाए जाने लगे? घने वर्षावन पाए जाने।